चलिए अब केवाईसी में बात करते हैं रैलिस इंडिया के एमडी एंड सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला से। अब बात करें इससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंपनी का परिचय दे देता हूं। हालांकि टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी है, सभी जानते हैं, एग्रोकेमिकल्स में दिग्गज है, भारत में काफ़ी बड़ा कारोबार है इनका। लेकिन साथ में कुछ और इनिशियल ट्रेंड्स भी हम देख लेते हैं कि रेवेन्यू अगर आप देखें तो कहाँ से आती है। दरअसल आप देखें तो एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। फाइनेंशियल्स का भी ट्रेंड एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे आपको बेहतर अंदाजा लगेगा कि पिछले कुछ साल आपको यहां पर कैसे देखने को मिले। तो इसमें अगर आप देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि आय की जो ग्रोथ है ये थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिली। हालांकि पिछले 3 सालों में एग्रोकेमिकल स्पेस में काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला। बात करें एबिटा ट्रेंड की तो यहां पर FY25 में 288 करोड़ का एबिटा देखने को मिला, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। बात करें अगर आप मुनाफे की तो यहां पर भी FY24 से 25 के मुकाबले हल्की सी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। कंपनी के क्या सेगमेंट्स हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं, सब आपकी स्क्रीन पर होगा फ्लैश। लेकिन अब सीधे चलते हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला के पास। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। पहली बात फाइनेंशियल्स पे ही करते हैं, और फाइनेंशियल्स का मैं ट्रेंड देख रहा था। हालांकि एग्रोकेमिकल स्पेस से उतार चढ़ाव इसमें लगे ही रहते हैं, लेकिन रैलिस इंडिया के अगर आप देखें तो FY25 का जो प्रदर्शन था ये FY24 के बनस्पत थोड़ा सा कमजोर था। FY26 पूरा जो फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक के जो ट्रेंड है कंपनी के, खरीफ सीजन पूरा हो गया है। खरीफ सीजन बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, लेकिन खरीफ सीजन का जो अंत है वो उतना अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि जो अगस्त सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके वजह से काफ़ी इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह कम हुए। किसानों को मौका नहीं मिला अपनी फसल में जाके स्प्रे करने का, फसल को बचाने के लिए। तो हर्बिसाइड ट्रेंड तो फिर भी थोड़ा ठीक था, फंजीसाइड ट्रेंड अच्छा था, लेकिन इंसेक्टिसाइड बिजनेस को थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया था। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो रबी के सीजन में, चूँकि खेतों में मॉइस्चर अच्छी है और जो रिजर्वायर लेवल है उनमें भी पानी अच्छा है, तो उम्मीद है कि रबी सीजन जो है पिछले रबी सीजन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट। तो कुछ सेगमेंट्स में बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर, कंपनी के कारोबार को समझते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि अपनी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो इसका रेवेन्यू स्प्लिट कितना है अभी फिलहाल, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है इसमें ग्रोथ आगे जाके कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कंपनी को जो है हम 3 तरह से देखते हैं। तो हमारे 3 बिज़नेस सेगमेंट हैं। एक बिज़नेस सेगमेंट है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल का, जिसको हम खुद के प्रोडक्ट भी हैं, दूसरों के भी प्रोडक्ट हैं, उनको हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं और साथ में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसी केमिकल में थोड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो बीज का व्यवसाय है, जो हम प्राइमरली जो है, हम जिनको फील्ड क्रॉप बोलते हैं, कपास का हुआ, धान का हुआ, मक्के का हुआ, बाजरे, मस्टर्ड का बीज बेचते हैं। उसके अलावा हमारा जो तीसरा सेगमेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम सॉइल एंड प्लांट हेल्थ के नाम से बोलते हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन जो आपने लिखा है, उसको हम एक्चुअली सॉइल एंड प्लांट हेल्थ बोलते हैं। तो ये हमारे 3 मेजर सेगमेंट हैं। तो मेजॉरिटी बिज़नेस जो है हमारा, 85% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक आता है। एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है, जो कैटलॉग प्रोडक्ट हम बोलते हैं, जो कि जेनेरिक प्रोडक्ट हैं, वो बिज़नेस करीब-करीब 20% के आसपास है पूरे क्रॉप प्रोटेक्शन का। तो हमारा फ़ोकस जो है, अगर आज के समय में देखा जाए, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, कि अपॉर्च्युनिटी इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल सिचुएशन इस समय, या तो आपके पास कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट हों, लेकिन अगर आप जेनेरिक मार्केट में कॉम्पीट करते हैं इस समय, तो चूँकि कुछ एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन है, पर्टिकुलरली यूएस वगैरह में, उसके वजह से थोड़ा वो बिज़नेस चैलेंजिंग है और सॉफ्ट रहेगा। बट ओवरऑल अगर डिमांड के दृष्टि से देखें, तो एग्रीकल्चर इनपुट की जो डिमांड है, वो सारी निर्भर करती है कि कितना फूड चाहिए। फूड, फाइबर, फ्यूल हम बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो फूड से रिलेटेड है। कॉटन और कुछ वगैरह है वो फाइबर से रिलेटेड, और फ्यूल जो है इथेनॉल वगैरह में काफ़ी मक्का वगैरह चला जाता है। तो फूड, फाइबर, फ्यूल की अगर हम थियरी देखें, तो जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, फूड की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। और कभी-कभी इसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है, सीज़न के हिसाब से। सीज़न अच्छा हो गया तो एक्सेस प्रोडक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाते हैं। कभी अगर सीज़न ने साथ नहीं दिया, अगर प्रोडक्शन कम आया, तो कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसानों के सेंटिमेंट में फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरह की खेती करें, किस तरह के बीज का उपयोग करें, सस्ती दवाओं से काम चला लें, कि जो महँगी अच्छी दवाएँ हैं उनसे काम करें। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उतार-चढ़ाव जो है आते रहते हैं।
बिल्कुल सर, आपने अभी यूएस मार्केट्स का जिक्र किया, तो समझना चाहते हैं कि फिलहाल अगर आप देखें तो रेवेन्यू आपकी डोमेस्टिक कितनी आती है, एक्सपोर्ट से कितनी है? और आपकी बातों से लग ही रहा था कि डोमेस्टिक कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट्स के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर करेगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिहाज से आपका सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? देखिए, एक्सपोर्ट के हिसाब से हमारा अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मिला के, वही हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। और अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए, 24-25 के मुकाबले 25-26 में हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटिवली अच्छा रहा है, लेकिन उसमें चैलेंजेस हैं इस समय, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूएस ने हाई टैरिफ लगा दिया है, उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑन ओवरऑल बेसिस आई थिंक हम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। रेवेन्यू में कितना कंसंट्रेशन है सर एक्सपोर्ट्स का? कितना कंट्रीब्यूशन आता है फिलहाल परसेंटेज में? एक्सपोर्ट का बिजनेस हमारा करीब जो है 600 से 700 करोड़ के बीच में रहता है, जो हमारा 2700-2800 करोड़ का रेवेन्यू है, तो सिग्निफिकेंट है। और हम इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में डेवलप भी करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अमेरिकाज की मार्केट जो है, अगर आप लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मिला लीजिए, तो दिस इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, सो वी मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। उसमें हम चाहते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेशन अपना बनाए रखें। ऑल राइट सर, बात करते हैं मार्जिन्स की। मैं Q2 के मार्जिन्स आपके देख पा रहा हूँ 18% के थे, और पिछले साल भी लगभग 18% के थे, लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंशियली देखें तो 16 से बढ़कर 18% हो गए थे। अब अगले हाफ के लिए क्या एबिटा मार्जिन की गाइडेंस होगी, और जो इनपुट कॉस्ट है फिलहाल इंडस्ट्री में, ये कैसा चल रहा है? देखिए, 3 साल पहले जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई थी एक्सेस सप्लाई की, आई थिंक वो काफी हद तक सॉल्व हो गई है। इस समय मार्केट में एक्सेस सप्लाई नहीं है, जो जरूरत है उसी के हिसाब से सप्लाई है, उसकी वजह से प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन मार्जिन जो है, मार्जिन आपका बहुत सारी चीजों से आता है। मार्जिन आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी, आपकी प्रोक्योरमेंट अच्छी है, आपकी प्राइसिंग कितनी ज्यादा अच्छी है, आपका कॉस्ट कंट्रोल कैसा है। तो जैसा मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सारे एलिमेंट्स पे ध्यान दें और सीक्वेंसली हम मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि सीजनैलिटी है। लेकिन हमारी कोशिश यही है एज ए कंपनी कि हम अपने मार्जिन को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें और एबिटा मार्जिन जो है इंडस्ट्री के रेंज और उसके ऊपर लेके जाएं। ऑलराइट, इंडस्ट्री मुकाबले यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि 3 साल पहले जो समस्या थी पूरी इंडस्ट्री में कि एक्सेस सप्लाई की, ये काफ़ी हद तक जो है सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ में मैं आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था कि कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च है। हालांकि पूरी तरीके से समझाना मेरे लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, डिफिकल्ट है। क्या ये प्रोडक्ट्स है और इसका आगे ग्रोथ पर क्या असर होगा? देखिए, हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो उन्हीं 3 कैटेगरी में हम जिसमें बिजनेस करते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में है, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड, और साथ में सीड भी हमने लॉन्च किए हैं, और कुछ सॉयल एंड प्लांट हेल्थ कैटेगरी में भी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। इस बार सॉयल एंड प्लांट हेल्थ कैटेगरी में थोड़ा चैलेंजेस रहे, क्योंकि इसके रेगुलेशंस जो है और गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा टाइट कर रही है। वो हमारी समझ से अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो सीरियस प्लेयर हैं वो इसमें अब इन्वेस्ट करेंगे और इस कैटेगरी में ग्रोथ आएगी। ये सॉयल एंड प्लांट हेल्थ कैटेगरी जो है हमारी करीब 20% की कैगर से ग्रो कर रही थी। इस बार शायद हमें उस लेवल की ग्रोथ नहीं आए, लेकिन फिर भी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो तीनों कैटेगरी हैं इसमें हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे, और ये थोड़ी कस्टमर की भी डिमांड है। आप कभी भी बाजार में जाइए, हम भी कभी कुछ लेने जाते हैं, हमेशा ये पूछते रहते हैं नया क्या आया है। तो आई थिंक उस दिशा में हमारा काफी फोकस है कि हम हर कैटेगरी में नए नए प्रोडक्ट लाते रहें। खासकर हर्बिसाइड कैटेगरी में कंपनी के पोर्टफोलियो में गैप था, उसमें हमने इस बार काम किया है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, अब उनका असेसमेंट कर रहे हैं, और उसके बारे में कैसे उसकी तैयारी की जाएगी, आने वाले सालों में किस तरह से वॉल्यूम बढ़ाना है, किस तरह के और प्रोडक्ट लाने हैं, उस पर काफी काम किया जा रहा है। ऑल राइट सर, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई आपसे बात कर बिजनेस को लेकर। एग्रोकेमिकल मार्केट्स भी हमें काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। चलिए।